नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रिंस चौगंद है और अपने YouTube चैनल मैथ बाई प्रिंस चौगंद पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप पता हुआ, हमने जो हरियाणा में पिछले क्वेश्चन में जो मैथ के क्वेश्चन आए हैं उनकी सीरीज स्टार्ट की है और इस पर हम एक पार्ट कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने वो पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सबसे पहले आप उसको देखें। जो मैंने हरियाणा पुलिस में मेल कांस्टेबल में क्वेश्चन आए हैं उनको उठाया है। आज इसका सेकंड पार्ट करेंगे। जो हरियाणा पुलिस में मेल कांस्टेबल के क्वेश्चन आए हैं उनका सेकंड पार्ट करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात है। एक कॉलेज दिया हुआ है, उसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात है 7:8 है। कितना है? 7:8 है। आगे क्वेश्चन में कहा है, यदि क्रमशः लड़के और लड़कियों की संख्या में 20% और 10% की वृद्धि की जाए, 20% है और 10% की वृद्धि की जाए तो जो इनका नया अनुपात वो क्या होगा? तो इसको सोल्व करने का क्या तरीका रहेगा? जब भी हमारे अनुपात वाले क्वेश्चन होते हैं तो इसमें क्या है, लड़कों की संख्या में 20% की वृद्धि की है, लड़कियों की संख्या में 10% की वृद्धि की है, तो इसमें लड़कों की संख्या मान लेंगे। इसको हम 700 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 800। यानी जो लड़के हैं वो कितने हैं? 700 और लड़कियाँ कितनी हैं? 800। मानने को हम इनको 70 और 80 मान सकते हैं, वहाँ से भी एज इट इज आंसर आएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। अगर हम इनको 70 और 80 से करें तो इससे भी कर सकते हैं। तो अगर लड़के की संख्या 70 माने, लड़कियों की संख्या कितनी माने? 80 माने। तो क्वेश्चन में कहा है लड़कों की संख्या में 20% की वृद्धि की है, तो लड़के पहले 70% थे, लड़कों की संख्या में 20% की वृद्धि की है। जब भी वृद्धि करे तो 100 में जोड़ना है और जब भी उसमें कमी करे तो 100 में से माइनस करना है। अब लड़कों की संख्या में 20% की वृद्धि करी है तो कितना होगा? 120% निकालेंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल, इस 1 0 से 1 0 कैंसिल, इनकी गुणा करेंगे, इनकी गुणा 84 आएगी। 12 से कितना होगा? 84 होगा। इसी तरह अगर लड़कियों की संख्या में 10% की वृद्धि की है तो 80 का 110% निकालेंगे। 80 का जब 110% निकालेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 88 आएगा। तो यह संख्या हो गई। लेकिन इसका अनुपात निकालना है तो दोनों की दोनों संख्या 4 से डिवाइड होगी, यानी 4 से पूरा विभाजित होगी। तो सबसे पहले इनको 4 से विभाजित करते हैं। इसको 4 से विभाजित करेंगे 21 चौक 84, इसको 4 से विभाजित करेंगे 22 चौक 88। तो जो नए लड़के और लड़कियों का अनुपात है वो कितना आया है? 21:22 आया है। 21:22 आया है और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ पर हम 70-80 मान सकते हैं, यहाँ पर हम 700 और 800 मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें सेम आंसर आएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसी तरह का एक क्वेश्चन और हरियाणा पुलिस में आया हुआ है। वो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी के व्यक्ति में, यानी 3 व्यक्ति दिए हैं ए बी सी, इनके वेतन में जो वेतन का अनुपात है वो अनुपात दिया हुआ है 2:3:5 अनुपात दिया हुआ है। जो ए बी सी का वेतन है वो कितना है? 2:3:5 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या है, इनके वेतन में ए के वेतन में 15%, बी के वेतन में 10% और सी के वेतन में 20% की वृद्धि की। ए के वेतन में 10%, ए के वेतन में 15%, बी के में 10% और सी के वेतन में कितने? 20% की वृद्धि की है। तो क्वेश्चन में पूछेगा वृद्धि करने के बाद इन तीनों का अनुपात क्या हुआ? बिल्कुल जो पहला वाला क्वेश्चन है इसी तरह क्वेश्चन है। तो इनको हम 20, 30, 50 मानकर कर सकते हैं, या इनको हम क्या करेंगे 200, 300 और 500 मानकर भी कर सकते हैं। जब हम इस क्वेश्चन में ये क्या दिया, वृद्धि हुई है, और पहले वाले क्वेश्चन में बताया है जब भी वृद्धि की बात करें तो कितना में जोड़ना है? 100 में जोड़ना है, उसका परसेंट निकालेंगे। तो 200 में किसका परसेंट निकालना है? 15% निकालना है। तो 100 में 15 जोड़ेंगे कितना होगा? 115 डिवाइड बाई 2। तो 2 से 2 0 कैंसिल होंगे, तो इसका कितना आएगा? 230 आएगा। यानी जो उसका नया वेतन है वो कितना हुआ? 200 से बढ़कर 230 हो जाएगा। इसी तरह जब हम बी का वेतन निकालेंगे 300 का 110% निकालेंगे, 2 0 से 2 0, इसका आएगा 330 रुपये। कितना आएगा? 330 रुपये। और जब इसी तरह सी का निकालेंगे हमें तो सी का वेतन कितना आएगा? 600 रुपये आएगा। सी का वेतन कितना आएगा? 600 रुपये आएगा। जब हम इनका अनुपात निकालना है, और अनुपात निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो भी कटता है पहले उसको काटेंगे। यानी अगर तीनों की तीनों संख्या किसी न किसी से डिवाइड होती है तो सबसे पहले हम उससे डिवाइड करेंगे, उसके बाद ही हम अनुपात बोलेंगे।
तो हमने देखा इन तीनों चीज़ों में क्या कॉमन है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर भी 0 है, तो तीनों जगह से 0 कट जाएगा। अब संख्या क्या बनती है, 23 अनुपात में 33 अनुपात में 60, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यही क्या हुआ, जो इनका नया वेतन है अनुपात आएगा वो क्या आएगा, 23 अनुपात 33 अनुपात 60 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस तरह से हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ से पूछा गया है। एक्स स्क्वेयर माइनस का ए एक्स माइनस इंटू में ए प्लस 1 और ए एक्स स्क्वेयर माइनस का एक्स माइनस का ए प्लस 1, इसका हमें एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। यह हरियाणा में नई बीमारी चली हुई है जो इस तरह क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो एचएसएससी कुछ भी कर सकता है। तो सबसे पहले जब बच्चे इसको एलसीएम और एचसीएफ पढ़ते हैं तो बेसिक तरीके से पढ़ते हैं, यानी कि अगर हमें किसी संख्या का एचसीएफ निकालता है या एलसीएम निकालना है तो उसको हम अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन इस तरह क्वेश्चन भी हमें एचएसएससी में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर हमें एचसीएफ क्या होता है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूरा पूरा डिवाइड करे, उसी को हम क्या बोलेंगे, एचसीएफ बोलेंगे। और इस पर मैं पूरा चैप्टर कराऊंगा जो एलसीएम और एचसीएफ का है आने वाले दिनों में, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझने से पहले अगर हमें किसी संख्या का एचसीएफ निकालना होता तो उसका क्या तरीका होता है। मानकर चलते हैं हमें 12 और 15 का एचसीएफ निकालना है, 12 और 15 का एचसीएफ निकालना है। तो 12 के टुकड़े करेंगे तो 2 गुणा में 3, ये इसके टुकड़े बनेंगे। जब इनकी गुणा करेंगे इनकी कितनी आएगी, 12 आएगी। इसी तरह से जब 15 के टुकड़े करेंगे 3 गुणा में 5, इस तरह से टुकड़े बनेंगे। तो जो संख्या दोनों में कॉमन होगी, जो संख्या दोनों में कॉमन होगी उसी को हम एचसीएफ बोलते हैं। जैसे कि इसमें 3 है और इसमें 3 है, तो अगर इनका एचसीएफ निकालना होता तो इनका एचसीएफ कितना होगा, 3 होगा। यानी कि सबसे पहले जो संख्या दी उसके टुकड़े करेंगे और टुकड़ों में जो भी कॉमन होगा वही एचसीएफ होता है। इस तरह से एचसीएफ निकालेंगे। लेकिन इसी तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे कि सबसे पहले हम इसके टुकड़े करेंगे और फिर इसके टुकड़े करेंगे, जो दोनों में कॉमन होगा उसी को हम एचसीएफ बोलेंगे और वही हमारा आंसर आएगा। बच्चों को ज़्यादा दिक्कत इसी क्वेश्चन में आती है। अगर सिंपल क्वेश्चन हो तो उनको जल्दी से कर सकते हैं, क्योंकि उनको क्या कहते हैं, कर सकते हैं उनको। उसके बाद इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसके टुकड़े करने हो तो क्या हुआ, एक्स स्क्वेयर माइनस का ए एक्स, इसकी गुणा माइनस की गुणा अंदर करेंगे तो माइनस का ए और माइनस का 1 होगा। अगर इन दोनों को एक साथ लिखें, एक्स स्क्वेयर माइनस का 1 माइनस का ए एक्स माइनस का ए, इस तरह से निकालने हैं। तो अब एक अलजेब्रा में एक फार्मूला आता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अगर ए दोनों स्क्वायर के बीच में, दो स्क्वायर के बीच में कभी भी माइनस का निशान मिले तो उनको एक बार जोड़ेंगे और एक बार माइनस करेंगे। तो एक बार जोड़ को लिखेंगे ए प्लस बी और एक बार लिखेंगे माइनस करके ए माइनस बी। यह इसका फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको बहुत ही अच्छी तरीके से कराऊंगा जब भी मैं आपका अलजेब्रा पढ़ाऊंगा। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो इसको क्या करते हैं, ए का स्क्वायर लिखते हैं, इसको ए का स्क्वायर लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ए का स्क्वायर भी क्या रहेगा, एक ही रहेगा। लेकिन यहाँ से फार्मूला बन जाएगा कि ए स्क्वायर यानी माइनस ए का स्क्वायर करेंगे तो एक बार तो इसको जोड़ेंगे एक्स प्लस 1 और एक बार इसको माइनस करेंगे एक्स माइनस 1 है। तो इसको सोल्व करके यह लिख सकते हैं। और यहाँ से क्या करेंगे, माइनस का ए कॉमन लेंगे, इन दोनों में से माइनस का ए कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, एक्स प्लस 1 बचेगा। अंदर क्या बचेगा, एक्स प्लस 1 बचेगा। अब हमें यह दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर भी एक्स प्लस 1 है और यहाँ पर भी एक्स प्लस 1 है, तो दोनों में से एक्स प्लस 1 को कॉमन लेंगे। जब हम इसको कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से तो बचा एक्स माइनस 1 और यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ ए बचेगा। ये इसके टुकड़े हैं, ये क्या है, इसके टुकड़े के हैं, या फैक्टर कह सकते हो या गुणनखंड कह सकते हो, कुछ भी कह लो। तो इसको क्या करेंगे, ये इसके क्या होंगे, टुकड़े होंगे। इसी तरह से हम इसके टुकड़े करेंगे। तो इसको सोल्व करने का भी यही तरीका रहेगा। सबसे पहले जब इसको सोल्व करेंगे, ए एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, जब अंदर गुणा करेंगे माइनस का ए और माइनस का 1 होगा, इस तरह से। अब क्या करेंगे, इन दोनों को लेकर चलते हैं। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर भी एक्स है, इनको लेकर चलेंगे। जब इनको सोल्व करेंगे तो इसको एक साथ लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर
माइनस का ए, माइनस का एक्स और माइनस का 1 है, तो दोनों में से क्या करेंगे, अगर ए कॉमन लेते हैं तो दोनों में से अगर ए कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1, और यहां से क्या करेंगे माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा एक्स प्लस 1। इस तरह से करेंगे। अब यही फार्मूला जो यहां पर लगा था वही फार्मूला यहां पर लगेगा। एक बार इसको प्लस करके लिखेंगे और एक बार इसको माइनस करके लिखेंगे। जब इसको लिखेंगे तो क्या होगा, एक बार तो एक्स प्लस 1 लिखेंगे और एक बार एक्स माइनस 1 लिखेंगे। इसी तरह से इसको ऐसे लिखेंगे एक्स प्लस 1। तो अब हमें यह दिखाई दे रहा एक्स प्लस 1 यहाँ पर भी है, एक्स प्लस 1 यहाँ पर भी है, तो दोनों में से एक्स प्लस 1 कॉमन आएगा। जब दोनों में से x प्लस 1 कॉमन आया तो यहां से क्या बचेगा, ये दो संख्या बची है यानी a इंटू में x माइनस 1, और यहां से सिर्फ अगर यह बार आ गया तो यहां से 1 बचेगा, ये इसके टुकड़े होंगे। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया है HCF का मतलब होता है जो संख्या दोनों में कॉमन हो। तो जब इसके टुकड़े किए गए तो यह इसके टुकड़े ये रहे और इसके टुकड़े ये रहे, तो अब हमें साफ साफ दिखा रहा है कि यहाँ पर भी x प्लस 1 है और यहाँ पर भी x प्लस 1 है। तो जो इसका HCF होगा, जो इसका HCF है वो क्या आएगा, x प्लस 1 आएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। यही क्या हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कन्फ्यूजन होता है बच्चों को इन क्वेश्चन में। अगर एक बार समझ में नहीं आए तो इसको रिवाइज करके दोबारा देख लेना, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए इस पर एक दो क्वेश्चन और कर सकते हैं जो HSSCM से पूछ सकता है, वो मैं मेरी तरफ से कराऊंगा। तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछेगा, इसमें और क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा। अगर पावर वाले क्वेश्चन पूछे कभी भी x की पावर 5, x की पावर 9 और x की पावर 3 दिया हुआ है, इससे हमसे दो चीज पूछेगा। पहला पूछेगा LCM, दूसरा पूछेगा HCF। LCM HCM में कुछ भी पूछ सकता है पावर वाले क्वेश्चन में। तो इसमें क्या करना है, जब भी पावर वाला क्वेश्चन हो अगर उनका LCM निकालना है तो इसमें याद रखना है जो बड़ी पावर होगी, जो बड़ी पावर होगी वही उसका क्या होगा, LCM होगा, और जो छोटी पावर होगी, जो छोटी पावर होगी वही उसका HCF होगा, वही क्या होगा, उसका HCF होगा। तो अब अगर हमें इस संख्या का LCM निकालना है तो हमने पता चला कि बड़ी पावर लेनी है। यहाँ पर x की 5 है, यहाँ पर x की पावर 9 है, यहाँ पर x की पावर कितनी है, 3 दी हुई है, तो इसमें बड़ी पावर क्या है, x की पावर 9 है। तो जो इसका LCM है वो क्या आएगा, x की पावर 9 आएगा। अगर हमें HCF निकालना है तो उसमें क्या देखेंगे, छोटी पावर देखनी है। तो छोटी पावर क्या दी हुई है, x की पावर 3 दी हुई है, तो जो इसका HCF है वो क्या होगा, x की पावर 3 होगा। क्या हुआ HCF है इसका, x की पावर 3 होगा। इस तरह से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। आने वाले टाइम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए इस तरह का एक क्वेश्चन और लेते हैं। इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें हमें क्या निकालना, सबसे पहले LCM निकालना है। क्या निकालना है, इसका LCM निकालना है। तो LCM का मतलब मैंने बताया है कि सबसे पहले क्या देखेंगे, बड़ी पावर देखनी है। ये क्या करने पड़ेंगे, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ एक ही टर्म थी, यानी सिर्फ x में दिया हुआ था। यहाँ पर दो टर्म है x और y। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, x का LCM निकालना है। तो x की बड़ी पावर देखेंगे, इसमें तीनों संख्याओं में x की बड़ी पावर कौन सी दी हुई है, x की बड़ी पावर 6 दी हुई है। तो सबसे पहले x की पावर 6 लिखेंगे। इसी तरह दूसरा जो कांस्टेंट है वो दिया हुआ है y, यानी कि हमें क्या देखना है, जो y की बड़ी पावर है वो लेंगे। और यहाँ पर y की पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। तो y की बड़ी पावर कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है। यह इसका LCM होगा। यह क्या होगा, इसका LCM होगा। अगर हमें इसका HCF निकालना है, अगर हम इसका HCF निकालना है तो छोटी पावर लेंगे। x की छोटी पावर कितनी दी हुई है, x की पावर 2 दी हुई है, तो x की पावर 2, और y की छोटी पावर कितनी है, x की पावर 1 है। यह इसका क्या हुआ, HCF होगा। मुझे पूरी उम्मीद है ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इनको अभी हमें याद रखना पड़ेगा कि किस तरह से करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति आज 1 रुपये बचाता है, कल 2 रुपये बचाएगा, उससे अगले दिन 4 रुपये बचाएगा, उससे अगले दिन 8 रुपये बचाएगा। अगर वह इसी तरह से बचाता चले तो 14 दिन बाद
यानी 14 दिन बाद है उसकी कुल बचत क्या होगी, इस तरह कुछ निकालना है। तो जो ये क्वेश्चन है ये जीपी से पूछे गए हैं, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर हिंदी में बात करें तो इसका मतलब होता है गुणोत्तर श्रेणी। तो जीपी में क्या पूछेगा, पहले दिन व्यक्ति कितना बचाता है 1 रुपये, उससे अगले दिन 2 रुपये, यानी डबल होते चलेंगे, फिर 4, फिर 8, फिर 16, इसी तरह से चलता जाएगा। ये 14 दिन तक है। कितने दिन तक चलेगा, 14 दिन तक चलेगा। यानी कि उनका कुल बचत निकालनी है, इसका मतलब इन सभी को जोड़ना है। और जो जीपी में योग का फार्मूला होता है, यानी जो सम का फार्मूला होता है, वो फार्मूला होता है a इंटू में r की पावर n -1 डिवाइड r -1। इस तरह से इसको सोल्व करेंगे। यानी कि जीपी में जो योग का फार्मूला होता है, सम का फार्मूला होता है, वो क्या हुआ, a इंटू में r की पावर n -1 और r -1 डिवाइड में करेंगे तो उसको योग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसका योग निकालेंगे। तो अब बच्चों को कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि ये a r n क्या है। तो जो a है ये होता है प्रथम पद, यानी जो फर्स्ट टर्म होती है। और जो r होता है वो था कॉमन रेशो। हिंदी बोलें इसको सारव अनुपात है। क्या बोलेंगे, सारव अनुपात है। और जो n होता है वो होता है टोटल टर्म, कुल पद। अगर किसी भी क्वेश्चन में हमें 3 बात दी हुई है तो हम उनका योग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो a का मतलब होता है प्रथम पद, r का मतलब होता है कॉमन रेशियो, और जो n का मतलब होता है भाई कितने पद दिए हुए हैं। तो अगर हम इसमें a, r और n की वैल्यू निकालें तो वो क्या होगी, जो पहला पद होता है वो a की वैल्यू होगा। किसकी वैल्यू होगी, a की वैल्यू होगी। ठीक है। और अगर हमें r निकालना है, क्या निकालना है, r यानी कॉमन रेशियो निकालना है, वो होता है a2 डिवाइड में a1 होगा। अब ये a1 a2 क्या है, जो पहला पद होता है वो होता a1, दूसरा पद a2, तीसरा पद a3, इसी तरह चलता जाएगा। a4 a5 a6 है, इस तरह से चलता जाएगा। तो अगर हमें कॉमन रेशियो चाहिए तो a2 डिवाइड में a1 करेंगे। a2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2, और जो a1 की वैल्यू दी है वो कितनी दी हुई है, 1 है। जब इसको सोल्व करेंगे तो r की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। इसी तरह से अगर हमें n की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है, तो जितने भी पद दिए हुए हैं वही n की वैल्यू होगी। क्वेश्चन में किया है कि 14 दिन तक चलेगा ये, इसका मतलब जो पद होंगे वो कितने होंगे, 14 पद होंगे। तो n की वैल्यू कितनी होगी, 14। जब इसको इस फार्मूले में पुट करेंगे, a की जगह क्या आएगा 1, r की जगह क्या आएगा 2, n की जगह 14 -1 डिवाइड में r -1 यानी कि 2 - 1 करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब अंतर गुणा करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करना पड़ेगा, जो बच्चे होते हैं वो 2 की पावर 1 से 2 की पावर 10 तक याद रख सकते हैं। उसके बाद जो 2 की पावर 10 होती है वो होती है 1024। कितनी होती है, 1024 होती है। और हमें 2 की पावर 14 बचाना है, यानी ये 2 की पावर 10 की वैल्यू है और 4 होती है। और 2 की पावर 4 कितनी होगी, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, वो होगी 16। कितनी होगी, 16। जब इनकी गुणा करनी है और माइनस में क्या है 1 है, और डिवाइड में 2 में से क्या कितना आएगा, 1 आएगा। तो जब इसको सोल्व करेंगे सबसे पहले 1024 की 16 के साथ गुणा करेंगे, 16 चौके कितना होगा 64, ऐसा जाएगी 6। 16 दूनी 32, 32 और 6 कितने हुए 38, एज इट इज लिखेंगे। 16 एकम 16 और इसमें से 1 माइनस करना है तो इसका आंसर कितना आएगा 16,383। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 16,383। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। मुझे उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हमें योग का फार्मूला याद रखना पड़ेगा जीपी में। जब एपी और जीपी आएंगे उसमें सभी तरह क्वेश्चन कराएंगे। यह क्या था, जीपी में योग निकालने का फार्मूला था। जीपी में एक क्वेश्चन हो जाता है पद निकालने के लिए। क्या आएगा, जो पद निकालते हैं उसका फार्मूला भी हमको याद रखना पड़ेगा। और जो पद निकालने का फार्मूला होता है वो क्या हुआ, यानी कि n पद निकालना है तो इसका फार्मूला क्या होगा, ar की पावर n-1। ar की पावर n-1 क्या हुआ, इसका पद निकालने का फार्मूला होगा। तो इसको भी याद रखना पड़ेगा। ar की पावर n-1 करेंगे तो इसका, और ऊपर लिखेंगे, यहाँ पर माइनस कितना आएगा ऊपर आएगा। ar की पावर n-1 होगा
ये क्या हुआ, इसके पद निकालने का फार्मूला आएगा। इस तरह से हमें अगर कोई भी पद निकालना है तो फार्मूला ये रह गया। अगर हमें सम निकालना है तो उसका फार्मूला ये रहेगा। इस तरह से हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आई तो वीडियो को रिवाइज करके दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक तांबे के तार को 81 सेंटीमीटर क्षेत्र वाले वृत्त के आकार में मोड़ा जाता है। यदि उसी तार को अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो अर्धवृत्त की त्रिज्या बतानी है। जो यह क्वेश्चन है यह क्षेत्रमिति क्वेश्चन से लिया गया है। और क्षेत्रमिति में एक फेमस बात है, अगर किसी भी 2D आकृति को दूसरी 2D आकृति में बदलते हैं, यानी किसी भी आकृति को दूसरी आकृति में बदलते हैं, तो उसके जो परिमाप है या पैरामीटर कह सकते हो या परिधि कह सकते हो, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही रहेगा। दोबारा फिर रिपीट करता हूं, अगर एक आकृति को दूसरी आकृति में बदलेंगे तो उसके जो परिमाप है या उसकी लंबाई है या परिधि जो कुछ भी कहे, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में क्या गया है, एक वर्गाकार तार है, वर्ग के आकार के रूप में मोड़ा गया है, और जो इसका क्षेत्रफल है वो दिया 81 सेंटीमीटर, यानी कि और जो वर्ग का परिमाप होता है वो था 4a। जब इसको अर्धवृत्त के रूप में मोड़ेंगे, किसके रूप में मोड़ेंगे, अर्धवृत्त के रूप में मोड़ेंगे, तो यानी कि जो वर्ग का परिमाप होगा और अर्धवृत्त की परिधि या परिमाप होगा वो हमेशा बराबर रहेगा। और जो अर्धवृत्त का परिमाप होता है या परिधि होता है वो क्या हुआ, r इंटू में पाई प्लस में 2, r इंटू में पाई प्लस में 2 होगा। इसको हम कह सकते हैं, कई बुकों में यह जो फार्मूला होता है यह क्या होता है, पाई r प्लस में 2r होता है, पाई r प्लस में 2r होता है। तो इसमें से क्या करें, जब r को मान लेंगे तो यही बचेगा, तो इसको भी हम परिमाप ही बोलेंगे या परिधि बोलेंगे अर्धवृत्त का। तो यहां से क्या करेंगे, जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, यानी कि a का स्क्वायर होता है। और वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 81। तो यहां से जो भुजा है वो कितनी आएगी, 81 का वर्गमूल निकालेंगे तो जो वर्ग का परिमाप की भुजा है, जो वर्ग की भुजा है वो कितनी आएगी, 9 सेंटीमीटर आएगी। तो जो a की वैल्यू है यहां से देखेंगे 9 गुणा में 4 करेंगे तो कितना हुआ, 36 होगा। जो वर्ग का परिमाप है वो कितना है, 36 है। अब हमें क्वेश्चन में कहा है त्रिज्या निकालनी है। क्या निकालनी है, रेडियस या त्रिज्या निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, जो पाई का मान है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पाई का मान कितना लेंगे, 22/7 लेंगे। कितना लेंगे, 22/7 है। और जब इसको सोल्व करेंगे, जब इसको सोल्व करेंगे इसके डिवाइड में 1 लेंगे, इन दोनों का यानी 36 बराबर है r इंटू में एलसीएम कितना आएगा, 7 आएगा। 22 प्लस में 14 करेंगे, 22 प्लस में 14 करेंगे तो इसको लिखेंगे 36। कितना लिखेंगे, 36। अब हमें क्या निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है। क्या निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है। तो अगर इस साइड में जो संख्या है वहां दूसरी साइड जगह पलट जाएगी, यानी बराबर से दूसरी साइड लेकर जाएंगे। जो चीज डिवाइड में है वो जाएगी मल्टीपल में, और जो चीज मल्टीपल में है वो जाएगी डिवाइड में। तो जो 7 है यहाँ पर डिवाइड में है तो यहाँ आकर मल्टीपल में होगा, और जो 36 है वो डिवाइड में जाएगा, यहाँ से इतना 16 हो जाएगा। तो अब हमें क्या निकालना है, इस 36 से 36 कैंसिल होगा तो जो r की वैल्यू वो कितनी आएगी, 7 आएगी। जो r की वैल्यू कितनी आएगी, 7 आएगी। मुझे उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हम इन क्वेश्चन को करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है 15C3 प्लस में 15C13, इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका मान बताना कितना हुआ। जो यह क्वेश्चन है यह परमुटेशन कॉम्बिनेशन से लिया गया है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से लिया गया है। तो इसमें एक फार्मूला आता है जो हमें याद रखना पड़ेगा, NCR बराबर होगा, अगर NCR दिया हुआ है तो इसको हम क्या लिखते हैं, N-R भी लिखते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। NCR को क्या लिखते हैं,
एन सी इंटू डिवाइड में क्या हुआ एन माइनस आर भी लिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हम डिटेल में समझेंगे इसको। जैसे कि 8C3 दिया हुआ है, 8C3 दिया हुआ है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 8C5 भी लिखते हैं। यानी कि अगर 5 निकाला है, n का मान होता है जो ऊपर वाली संख्या होता है, और जो r का मान होता है वो होता है नीचे वाली संख्या। तो n माइनस आर करना है तो n का मान है 8, और जो इसमें r का मान दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो इसको क्या लिखेंगे 8C5 भी लिखते हैं। यानी जो वैल्यू 8C3 की वैल्यू होगी वही वैल्यू 8C5 की वैल्यू भी होगी। इसको आप सोल्व भी कर सकते हैं। जो नीचे वाली संख्या होती है वो होती है फैक्टोरियल, और जो इसका मतलब क्या है ऊपर वाली संख्या को उतनी बार भी लिखेंगे। जब हम इसको सोल्व करके देखेंगे, इसका मतलब क्या है 8 को घटते क्रम में 3 बार लिखेंगे, या जो वैल्यू दी है उतनी बार लिखना है। तो 8 गुणा में 7 गुणा में 6 लिखेंगे। और जो नीचे वाली संख्या होती है वो होती है फैक्टोरियल में। फैक्टोरियल मतलब क्या है 3 गुणा में 2 गुणा में 1, यानी जो इसकी वैल्यू होगी वही वैल्यू इसकी होगी। जब इसको सोल्व करेंगे तो यानी कि 8 को घटते क्रम में 5 बार लिखेंगे। 8 गुणा में 7 गुणा में 6 गुणा में 5 गुणा में 4। उसके बाद 5 फैक्टोरियल है, 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1 लिखेंगे। इस 5 और 4 से 5 और 4 घट जाएगा। जब इसको लिखेंगे 8 गुणा में 7 गुणा में 6 डिवाइड में क्या आएगा 3 गुणा में 2 गुणा में 1 आएगा। यानी ये वैल्यू इक्वल दी हुई है। और जो इसका प्रयोग है यहाँ पर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो जब इसको लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे 15 गुणा में 14 गुणा में 13 डिवाइड में 3 फैक्टोरियल है 3 गुणा में 2 गुणा में 1 प्लस में करना है। अब इसको क्या लिखेंगे, अब इसको लिख सकते हैं हमें 5C13 को लिखेंगे 15, ये 15C13 को लिखेंगे 15 में से 13 जाएंगे तो कितना लिखेंगे 15C2 लिख सकते हैं। यानी इन दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो इसको जब सोल्व करेंगे उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो इसको जब सोल्व करेंगे 15 गुणा में 14 डिवाइड में 2 गुणा में 1 लिख सकते हैं। अब हमें यह देखना है कि यहाँ से क्या कॉमन आएगा। 15 गुणा में 14 डिवाइड में 2 गुणा में 1 यहाँ पर भी दिया है, तो इसको कॉमन लेंगे 15 गुणा में 14 डिवाइड में 2 गुणा में 1। तो अगर जो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 13 डिवाइड बाई 3 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ 1 बचेगा। क्या बचेगा 1 बचेगा। और जब इसको सोल्व करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, इसकी 3 के साथ गुणा करेंगे तो 16/3 लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे 16/3 लिखेंगे, और यहाँ पर गुणा का निशान है। तो अब इसको जो लिखने का क्या तरीका रहेगा, जब इसको देखेंगे 16 गुणा में 15 गुणा में 14, और ये 3 फैक्टोरियल 3 गुणा में 2 गुणा में 1, तो इसको लिखते हैं 16C3। कितना लिखते हैं 16C3 लिखते हैं। यही इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। दोस्तों समझने में थोड़ी कठिनाई आएगी, लेकिन जब इसको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को कंप्लीट करेंगे इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। अगर आपको समझ में नहीं आए तो एक बार दोबारा रिवाइज करके देखते हैं तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसमें यह बात याद रखनी पड़ेगी, NCR किसके बराबर होगा, NC N माइनस R के बराबर होगा। यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू निकालते तो ज़्यादा टाइम लगता। तो इसको सोल्व करने के बजाय क्या करेंगे, हम इसको लिखते हैं NC2 लिखते हैं उसकी वैल्यू, और जो 15C13 की वैल्यू हुई वो बराबर आएगी। तो इसको हमने सोल्व करके लिखेंगे। तो ऐसे लिखा, इसमें से जब ये कॉमन लिया तो यहाँ पर बेटा 16/3 बचा। जब इसको देखेंगे 16 गुणा में 15 गुणा में 14 है, और नीचे 3 फैक्टोरियल 3 गुणा में 2 गुणा में 1 है। तो इसको इस तरह से लिखते हैं 16C3। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, और ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। दोस्तों इस वीडियो में आज इतना ही करेंगे, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।